हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, अपने पीआरपी रिवीजन प्रोग्राम के तहत यूपी पीसीएस के लिए हम आज से शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी को। इससे पहले हमने जनरल साइंस को और उसके साथ साथ जितने भी आपके साइंस टेक के क्वेश्चन बन सकते हैं वो वाले और पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है। तो ज्योग्राफी की शुरुआत करूँ उससे पहले मैंने सोचा कि आप सबको पीवाईक्यूज करा दिए जाएँ, वो भी शॉर्ट नोट्स बना करके, जैसे मैंने आपको प्रोवाइड करे थे साइंस में पीवाईक्यू। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मतलब उसमें से इनपुट दिया कि वो पीवाईक्यू बहुत शानदार तरीके से नोट्स बनाए गए थे जिसको कि आप रिवाइज कर सकते हो। फिर मैंने पिछले 30 सालों के ज्योग्राफी के जो पीवाईक्यूज हैं उनको एनालिसिस किया और फिर मुझे लगा कि बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं या ज्योग्राफी में, चाहे वर्ल्ड के लेवल पे हो चाहे इंडिया के लेवल पे, वो बार बार रिपीट करते हैं और नहीं भी रिपीट करते तो उनकी थीम रिपीट करती है। थीम इन द सेंस ये कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मिलान करने वाला क्वेश्चन है तो उसमें ये रहेगा कि नया रहेगा कोई भी टॉपिक और दो रहेगा पुराने पीवाईक्यू से। तो उसमें आपको दो भी पता रहता है तो आप अच्छे से एलिमिनेट कर पाते हो, निकाल पाते हो। इसी तरह कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो वो भी पीवाईक्यू का एक रख देते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। और मैं तो बार बार आपको कहता हूँ, चाहे यूपी पीसीएस में अगर आप पीवाईक्यू करते हो पिछले 30 सालों के किसी भी सब्जेक्ट के, मतलब सारे कंप्लीट करके जाते हो, तो आप कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन सिर्फ पीवाईक्यू के बेस पे अभी भी कर सकते हो 2024 के पेपर में भी। और मैं पीवाईक्यू मतलब मेरे लिए ज्योग्राफी साइंस इन सब के पीवाईक्यू बहुत, जैसे हिस्ट्री वगैरह का इतना वो नहीं रहता, लेकिन ज्योग्राफी साइंस वगैरह के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने तो 2024 मतलब आप कोई यकीन नहीं होगा कि मैंने मतलब पिछले 30 सालों के पीवाईक्यू और उसके जो एनालिसिस वगैरह होता है उसको एकदम से घोट कर पी लिया था। तो मेरा भी मतलब आसानी से कभी भी ज्योग्राफी में जैसे 15 20 25 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग मैं उसमें एक दो छोड़ के सारे ही सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये लगा कि इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर देने चाहिए। मैंने क्या करे थे कि मैंने इसके कंप्लीट नोट्स बनाए हैं, आप देख पा रहे हो शानदार तरीके से। ये नोट्स ऐसा है कि इसको आप रिवीजन कर सकते हो। तो ये 2024 से लेकर के 2000 आपका लगभग 1990 तक के चीज़ों को मैंने एम्फेसाइज किया है। और इसमें क्या किया है, इसमें मैंने मतलब ईयर नहीं डाले हैं। इसमें ईयर इसलिए नहीं डाले क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट करते हैं। तो जनरल साइंस में मैंने क्या किया था, ईयर डाल के आपको कंप्लीट उसमें जो जो पूछा गया था वो किया था। पर इसमें मैंने क्या किया है, जो क्वेश्चन एक बार पूछ लिया, अगर रिपीट किया तो उसको मैंने दोबारा नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये सब मतलब मुझे बताना था। तो ये आपकी जो ज्योग्राफी की पीवाईक्यूज हैं 1990 से 24 तक, ये आपकी 3 क्लासेस में आएंगी। आज की ये पहली क्लास है, फिर सेकेंड क्लास आएगी कल और थर्ड आपकी मिलेगी परसों। 3 दिन में हम कंप्लीट लगभग 34-35 सालों के पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अच्छे से एक एक फैक्ट देखेंगे। आप ये वाली पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना, मतलब वीडियोस तीनों देख लो, उसके बाद इसको रिवाइज करते रहना। लास्ट टाइम में आपको मतलब इसको बहुत अच्छे से घोट करके जाना है, तो आप अच्छे से एग्जाम में 25 क्वेश्चन अगर आ रहा है आपका तो आप 20 प्लस सिर्फ इससे कर पाओगे। ठीक है, हालांकि मतलब ये नहीं कि मैं अपने रिवीजन प्रोग्राम में आपको सिर्फ यही कराऊंगा। ठीक है, अभी आपको मैं जैसे ये 3 दिन में ये कंप्लीट होगी, फिर मैं आपको वर्ड ज्योग्राफी में वर्ड मैपिंग से शुरू करूँगा। वो मैपिंग सिर्फ कहने को होगा, मैपिंग के सहारे हम कंप्लीट वर्ड ज्योग्राफी को कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आपको 2-3 लेक्चर में कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी करा देंगे। ठीक है, तो आपको एकदम परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा लेट हो गया है आज, मतलब ये सुबह आनी थी क्लास पर ये शाम को हो गई है। ठीक, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पीवाईक्यू की, क्योंकि ये पहली क्लास है इसकी तो इतना थोड़ी चीज़ें बतानी थी। ठीक है, और बाकी आपको जो लोग नए हैं यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उन लोग को ये सब नोट्स चाहिए, चाहे ज्योग्राफी के हो, साइंस के हो, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, और सिर्फ नोट्स चाहिए, तैयारी करनी है शॉर्ट नोट्स वगैरह, तो वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया है। ठीक है, और आपको बता दिया जाएगा उसका क्या प्रोसेस है। ठीक, और बाकी जो हमारे पीआरपी प्रोग्राम पे जुड़े हुए लोग हैं उनको तो ये पीडीएफ उनके डेडिकेटेड ग्रुप पे भेज ही दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये हम शुरुआत करेंगे लगभग 2022 से, ऐसे मतलब बैक होते हुए चलेंगे। 2024 वाला 23 से मतलब शुरुआत करते हुए चलेंगे। जो आपका 2024 वाला पेपर है वो लास्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें उसका पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपको एकदम परेशान नहीं होना है। मेरे तीनों वीडियो देखने हैं, तीनों की लेंथ मैक्सिमम मतलब मैं कह रहा हूँ मतलब 1.5 घंटे के आसपास होगी। तो इन 1.5 घंटे की वीडियोस को एकदम आपको देखते रहना है। पीवाई मतलब इससे रिवीजन करना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आपको ये ना लगे कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, आपको भरोसा रखना होगा इस बात पर। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। काफ़ी 4 मिनट तक तो हमने यही बात कर ली। तो एक क्वेश्चन आया था, ये जो मैंने चिन्ह बनाया है पूरी इस पीडीएफ में, तो इसको आप समझ लेना, ये पर्वत का चिन्ह होता है। ठीक है, तो कोई भी पर्वत रहेगा, माउंटेन यानी कि, तो उसमें ये चिन्ह मैंने बना दिया, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट शॉर्ट्स की तरह लगना चाहिए। तो माउंट मैं बोलूँगा इसको, ये पर्वत। तो माउंट रेनर पूछा था, मतलब कहाँ पे है, तो माउंट रेनर कहाँ पे है, यूएसए में है, अमेरिका में, ये आपको याद रखना है। माउंट रेनर यूएसए में। आप देखना जितने भी पर्वत, पठार, नदियाँ, ये सब मतलब पीवाईक्यू के आधार पर आपका रिवाइज होगा। फिर मैं जब आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी
तो उसमें आप देखना कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको लगेगा कि मैं बार बार में मतलब रिपीट इसको पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। तो माउंट रेनर यूएसए में है। माउंट पेरकुटीन कहाँ है, तो ये मैक्सिको में है। माउंट एप्पो जो है वो आपका फिलीपींस में है। और तो ये 3 माउंट आपको याद रखना है, माउंट रेनर यूएसए, माउंट पेरकुटीन मैक्सिको, माउंट एप्पो फिलीपींस में, ठीक। फिर नोबी और कांतो के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्लेन्स हैं, ये कहाँ पे हैं, ये जापान में है। अब यहाँ पे कुछ स्थानीय पवने हैं, तो उनके नाम क्या क्या हैं, ये क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है। मैं हालांकि आपको जब कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें सब चीज़ें मैं आपको अलग से दूंगा, उसमें पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। अभी आप पीवाईक्यू में क्या क्या पूछा गया उसको समझो। तो लेवेस ये पूछा गया है, ये स्पेन में मिलती है, स्थानीय पवनों के नाम है। ब्रिक फिल्डर ये बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। लेवेस जो स्थानीय हवा है, जो लोकल विंड्स होती हैं, वो स्पेन में, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक रोलर जो है वो नॉर्थ अमेरिका में बहती है, आपको याद रखना। ब्लैक रोलर कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि जो आपका कनाडा मैक्सिको अमेरिका वाला एरिया है वो। शामल जो है वो इराक और फारस खाड़ी में बहती है, ठीक है। फॉन जो हवा है वो स्विट्जरलैंड में बहती है। तो ये 6 के 6 मतलब 5 के 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मतलब घुमा फिरा करके इनसे सवाल आता है। लेवेस स्पेन, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका, शामल इराक व फारस की खाड़ी में और फॉन स्विट्जरलैंड में मिलती है, ठीक। तो ये इतने फैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट फिर है ट्रांस हिमालयन नदी, मतलब इसमें ईयर नहीं पड़ा है, ठीक है, मैंने बता दिया शुरुआत में ही आपको। पर आप जब भी आपको इसको के बाद कोई भी पीवाईक्यू ज्योग्राफी का देखने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे ले लिए हैं बहुत अच्छे से, मतलब ठीक है। तो ये है कि ट्रांस हिमालयन नदी, आपसे पूछा था कि इसमें हिमालयन जो पार नदी है उसमें कौन सी नदी, कि आपको पता ही है जो आपका हिमालय ऐसे रहता है, ठीक है। तो भारत की तरह जो इधर वाला हिस्सा रहता है, जो भारत की तरह वाला हिस्से, तो इसमें जो नदियाँ, कुछ नदियाँ उधर से निकलती हैं, ठीक है, मतलब हिमालय के उस साइड में, इधर आपका नेपाल और चीन वाला एरिया पड़ जाता है, उसी को ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो आपसे पूछा था कि इसमें से कौन सी हिमालय पार नदी, यानी कि उसी को ट्रांस हिमालय नदी कहते हैं। तो 3 नदियाँ जो हैं वो हिमालय पार हैं, आपको याद रखना है, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इसका शॉर्ट ट्रिक आप याद रखना है, SSB। तो SSB आपको पता है हमारी पैरामिलिट्री फोर्स होती है, तो SSB याद रखना है। S से सिंधु, S से सतलज और B से ब्रह्मपुत्र, ये ट्रांस हिमालयन तीनों नदियाँ। इसके अलावा बाकी चाहे जितनी आपकी नदियाँ हों, आपकी झेलम, चिनाब और ये व्यास, रावी, ये सब आपकी जो है ये इधर की नदियाँ हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ झील पूछी थी, उसका नाम याद रखना, साला झील। ये कहाँ मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील हरियाणा में, और काली वैली झील जो है वो आपकी मिलती है तमिलनाडु में। तो साला लेक अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल लेक हरियाणा में और काली वैली लेक जो है वो तमिलनाडु में। फिर पूछा था कि हिमाद्री को महान हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं, मतलब ये पूछा था कि महान हिमालय किसको कहते हैं, तो महान हिमालय का अन्य नाम क्या है, तो हिमाद्री है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी को मध्य हिमालय भी बोलते हैं। कश्मीर घाटी किन मतलब पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो आपको याद रखना है ये जो हिमाद्री है, अभी हमने आपको क्या बताया कि हिमाद्री को महान हिमालय कहते हैं। तो जो आपकी कश्मीर घाटी है वो इसी हिमाद्री और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। तो मैं आपको जब इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा तो उसमें वो सब चीज़ें कंप्लीट एक साथ कराऊंगा, एक एक श्रेणी, एक एक चोटी को अच्छे से कराऊंगा, उसका क्रम वगैरह बताऊंगा, हर चीज़, मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं। अभी आप पीवाईक्यू को अच्छे से करो, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे। फिर तांबा, तांबा भारत में कहाँ मिलता है, तो तांबा के लिए खेतड़ी के खाने बहुत प्रसिद्ध हैं, ये राजस्थान में पाई जाती हैं। लौह अयस्क जो है ये कर्नाटक में खूब सारे मिलते हैं, कर्नाटक में एक जगह है कुद्रेमुख, वहाँ से ये मिलता है। बॉक्साइट की अगर बात करें तो बॉक्साइट जो है उसके लिए कटनी एक जगह है मध्य प्रदेश में, ठीक है, MP में, वहाँ से बॉक्साइट प्राप्त होता है। लेकिन अगर बॉक्साइट में पूछे कि बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्य, तो ये उड़ीसा हो जाएगा नंबर 1 पे, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे झारखंड, ये आपको याद रखना है। तो मतलब ये याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश का कटनी जगह है वो बॉक्साइट के लिए फेमस है, ये सब भी पूछा जाता है। फिर यहाँ पे कुछ माउंटेन दिए गए हैं, और इन माउंटेन से क्वेश्चन, मतलब माउंटेन तो आपको रट ही लेना है हर जगह के। तो माउंट एटलस कहाँ मिलता है, तो ये मोरक्को में मिलता है। मोरक्को आपको कहाँ पे मिलता है, ये आपका जो नॉर्थ अफ्रीका है वहाँ पे ये पड़ता है, माउंट एटलस मोरक्को में। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में मिलता है। माउंट चिम्बोराजो ये इक्वाडोर में मिलता है, और इक्वाडोर में ही एक और माउंटेन मिलता है, कोटोपैक्सी। तो माउंट कोटोपैक्सी आपका इक्वाडोर में है, और चिम्बोराजो भी इक्वाडोर में है। माउंट पायरेनीज ये फ्रांस या स्पेन की सीमा पे मिलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक।
फिर एक है किंटा घाटी। तो किंटा घाटी जो है वो टिन के लिए फेमस है, कहाँ मिलती है? मलेशिया में। किंटा घाटी किसके लिए फेमस? टिन के लिए। और कहाँ पे है? मलेशिया में। अगुलहास की जो धारा है, ये मतलब जो महासागरीय धारा है, मैं आपको कंप्लीट महासागरीय धाराओं का एक पूरा लेक्चर ही दूंगा, मतलब 10-5 मिनट का। तो उसमें मैं कंप्लीट आपको कौन सी ठंडी धारा है, कौन सी किस महासागर में मिलती है, ठीक है, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, वो सब अच्छे से आपको ट्रिक के साथ याद करा दूंगा। उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आपको मेन क्लास में दूंगा। अभी आप समझो, अगुलहास को पूछा था, अगुलहास हिंद महासागर की धारा है और ये गर्म धारा है, ठीक है। फिर पूछा था बैगियो। तो ये जो मतलब आपके जो तूफान आते हैं, उनके हर देश में अलग अलग नाम होते हैं, तो ये बार बार पूछा जाता है। तो बैगियो या बगीज इसको बोलते हैं, ये फिलीपींस में इसको बोलते हैं। और जो आपके चक्रवात हैं उन्हीं को, या जो तूफान है, हरिकेन बोलते हैं अमेरिका में, यूएसए में। टाइफून बोलते हैं चीन में। और विली विली कहाँ बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ये बार बार घुमा फिरा करके मिलान करने को पूछे जाते, तो आपको याद होना चाहिए। लूनी नदी एक बहती है, कहाँ बहती है? राजस्थान में। और इसके बारे में एक सवाल था कि निम्न में से कौन सी नदी है जिसका ऊपर का जल मीठा होता है और नीचे का जल खारा होता है? तो यही लूनी नदी है, ठीक है। और लूनी नदी को आपको याद रखना, ये किसी भी महासागर में जाकर के नहीं मिलती है। ये राजस्थान से निकलती है और वहाँ से जाते हुए गुजरात जाती है। गुजरात में जो कच्छ के रण है वहीं पे ये विलीन हो जाती है लूनी नदी। इसके ऊपर का जल मीठा होता है और नीचे का जल खारा होता है। मोरीबंद डेल्टा कहाँ मिलता है? तो ये बंगाल में मिलता है। सतपुड़ा, ये मतलब क्रम लिखा है वेस्ट टू ईस्ट, तो यानी कि पश्चिम से पूरब का एक क्रम है पहाड़ियों का, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पश्चिम में सतपुड़ा है, फिर महादेव की पहाड़ियाँ, फिर मैकाल की पहाड़ियाँ, और फिर लास्ट में छोटा नागपुर है। तो इनका क्रम आपको जरूर याद रखना है, क्रम वाले क्वेश्चन अब लगाने को पूछता है। फिर आपको याद रखना है कि जो दामोदर घाटी है वो एक प्रकार की भ्रंश घाटी है। मुख्य हिमालय जो है वो जीवाश्महीन है और लघु हिमालय जीवाश्म युक्त है। इस टाइप के क्वेश्चन अब खूब बनने लगे हैं। थोड़ा सा चीज़ें मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहती हैं, पर आपको याद रखना जो आपका मेन हिमालय है, याद रखना वो जीवाश्महीन है, यानी कि उसमें जीवाश्म वगैरह नहीं पाए जाते हैं। और जो लघु हिमालय है, ठीक है, शिवालिक वगैरह जो जिसमें आती हैं, वो जीवाश्म युक्त हैं। तो इससे आपको क्या याद रखना है, मतलब ये जैसे ये क्या है, जो बहुत पुराना हिमालय है तो उसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जो नया वाला बना है लघु हिमालय जिसको बोलते हैं, तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर एक पूछता है कि टेलीग्राफिक पठार ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना है आपको उत्तरी अटलांटिक कटक में स्थित है आपका टेलीग्राफिक पठार। यानी कि ये वाला जो पठार है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, ये किसी भी महाद्वीप पे नहीं है बल्कि ये महासागर के अंदर है। आपको पता ही होगा कि जितने भी हमारे महासागर होते हैं, उन महासागरों के नीचे भी बहुत सारे वो होते हैं, मतलब पहाड़ पर्वत टाइप के होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उन्हीं को कटक बोलते हैं। तो ये अगर पूछ ले कि उत्तरी अटलांटिक कटक में कौन सा पठार है, तो टेलीग्राफिक पठार है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे कुछ वनस्पतियाँ हैं और ये वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है उसको नाम आपको याद रखना है। माक की वनस्पति कहाँ मिलती है? भूमध्य सागर में। फिम्बस वनस्पति मिलती है साउथ अफ्रीका में। चैपरेल वनस्पति मिलती है कैलिफोर्निया में। और मैटोरेल मिलती है चिली में। तो इनको आप याद रखना, ये थोड़ा टफ है तो एक दो बार देख लेना आप लोग अच्छे से। फिर बबूल के वृक्ष सहारा मतलब मरुस्थल में मिलते हैं। देवदार के वृक्ष जो है वो भूमध्य सागर में मिलते हैं। अब फिर ये लोकल हवा आ गई। अभी हमने ऊपर देखा था लोकल हवा, ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने लेवेस और ब्रिक फिल्टर वगैरह देखा था। तो ये है सांता आना हवा। तो सांता आना हवा कहाँ मिलती है? याद रखिएगा, ये कैलिफोर्निया की हवा है, ठीक है। हबूब जो है वो सूडान में है, ठीक। अभी हमने जब ऊपर देखा था तो हमने आपको इराक और फारस की खाड़ी की एक हवा बताई थी, ठीक है, वो आप बताओ कौन सी हवा थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने आपको बताया था ये शामिल थी, इराक और फारस की खाड़ी में शामिल थी। और ये, हाँ, ये है आपकी हबूब। तो सूडान में कौन सी हबूब मिलती है? यामो मिलती है जापान में। मिस्टर मिलती है राइन घाटी में। राइन घाटी कहाँ है? आपकी फ्रांस में। तो ऊपर की वो 5 हवाएं लोकल विंड्स जो होती हैं और 4 ये, तो 9 आपकी हो गई। इन्हीं 9 में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके पीवाईक्यू जो है वो रेडी होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कि सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है। तो याद रखिए ये कुंचिकल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का नहीं, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। कौन सा? कुंचिकल। ये वराही नदी पे है और कहाँ है? कर्नाटक में। ये आपको याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या जिसको वाटरफॉल्स बोलते हैं वो कुंचिकल जलप्रपात है, वराही नदी पे कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और अगर आपसे पूछें कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो आप लोग कमेंट करके बताओ, मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करो कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो किस देश में स्थित है और किस नदी पे स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक।
फिर नेक्स्ट पूछा था कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो याद रखना आपको ये गुजरात की है। अभी इसमें कुछ बदलाव हुआ है, मतलब ये स्टेट तो वही रहे हैं लेकिन मतलब भारत की जो ओवरऑल सीमा है उसमें बदलाव किया गया है, तो वो करंट में आप लोग देख लेना, मैं अपने चैनल पे डाला भी था। ताप्ती नदी मतलब जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने डाला था। जो लोग नए लोग चैनल से जुड़ रहे हैं वो सब लोग इस सीरीज को वीडियो से ज़रूर फॉलो करो। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मैसेज करें। बाकी आप लोग टेलीग्राम का लिंक दिया गया है तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, उसमें मैं बहुत सारे इस तरह के नोट्स वगैरह ऐसे ही डालते रहता हूँ, तो वहाँ से आप लोग रिवाइज करते रहो अच्छे से, ठीक है। और वहाँ पे लिंक वगैरह भी सब आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है जो ताप्ती नदी है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो सतपुड़ा से होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह के मतलब वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं ज्योग्राफी में जो बार बार रिपीट करते हैं, तो अच्छे से आपको देखना है। फिर आपको यहाँ पे ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन भी बनते हैं, इसको आप अच्छे से देखो कि जो अनाईमुड़ी की चोटी है, तो ये याद रखना आपको कि दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। ये दक्षिण मतलब पूरे जो आपका पूरा दक्षिण भारत है उसकी सबसे ऊंची अगर आपसे चोटी पूछे तो कौन है, तो अनाईमुड़ी है। ये कहाँ पे मिलती है, केरल में मिलती है। लेकिन एक चोटी वहाँ पे तमिलनाडु में पाई जाती है, उसका नाम है दोद्दा बेटा। इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुड़ी है, केरल में मिलती है। नीलगिरी की जो पर्वत है पहाड़ियाँ उसकी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोद्दा बेटा है जो कि तमिलनाडु में, ठीक है। सारामती एक चोटी है जो कि नागालैंड में मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर काली मिट्टी के बारे में दिया गया है, तो काली मिट्टी जो है वो उसी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसमें नमी अधिक होती है, यानी कि आपका ह्यूमस बहुत, मतलब इसमें जो नमी का मतलब है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत अधिक पाई जाती है। लेकिन इसमें याद रखना दो चीज़ें नहीं पाई जाती, ह्यूमस और आपका जैविक तत्व। तो जो काली मिट्टी है जो कि कपास के लिए आपको पता है मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादक मिट्टी है, इसमें नमी अधिक होती है, ह्यूमिडिटी, इसमें ह्यूमस और जो जैविक तत्व होते हैं आपके वो बहुत कम होते हैं, ये आपको याद रखना। बाकी मैं मिट्टियों वाला आपको जब इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा तो कंप्लीट एक चैप्टर ही कराऊंगा, तो उसमें मैं हर मिट्टी के बारे में विशेषता बताऊंगा, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब बताऊंगा। अभी पीवाईक्यू में ये पूछा गया था कि इसमें क्या पाया जाता क्या नहीं, तो नमी है, ह्यूमस और जैविक तत्व नहीं है। इलायची और काली मिर्च कहाँ पे मतलब अधिक पैदा होती है, तो ये केरल में होती है। थॉर्नवेट, थॉर्नवेट ये थॉर्नवेट एक था, एक कोपेन था, इन्होंने मतलब जलवायु वर्गीकरण किया था। तो आपको क्या याद रखना है कि वनस्पति को जलवायु का सूचक किसने माना था, तो थॉर्नवेट ने माना था, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे कुछ मरुस्थल दिए गए हैं यानी कि डेजर्ट्स, उसको आप अच्छे से देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। जो सोनोरन मरुस्थल ये कहाँ मिलता है, ये यूएसए में मिलता है, अमेरिका में। टकला मकान कहाँ मिलता है, चीन में। और काराकोरम डेजर्ट कहाँ मिलता है, ये आपका तुर्कमेनिस्तान मिलता है। गिब्सन डेजर्ट कहाँ मिलता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये चारों डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनोरन अमेरिका में, तकलामकान चीन में, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पक्षी के पंजे का डेल्टा कौन बनाता है, तो मिसिसिपी नदी बनाती है। आयोडीन उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो चिली में होता है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ जलप्रपात या वाटरफॉल दिए गए हैं, इसको आप देखो। दूध सागर जलप्रपात मंडवी नदी पे स्थित है, कहाँ पे है, गोवा में। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पे है, ये नदियां मिलान करने को पूछा था। तो नेक्स्ट है गोकाक जलप्रपात। तो गोकाक जो जलप्रपात है आपका, ये क्या लिखा है इसे, ये आपका घटप्रभा नदी पे है और ये कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात ये भी आपका शरावती नदी पे है और ये भी आपका स्टेट में मतलब कर्नाटक में है। तो जनरली आपको क्या याद रखना होता है, जो भी वाटरफॉल्स होते हैं कि किस नदी पे है और किस राज्य में है, यही आपको याद रखना होता है। तो जैसे ये चार हैं, ये चार के चारों आप याद कर लो। अब आपको जो भी मतलब वाटरफॉल्स पे क्वेश्चन आएगा तो जनरली इन चार में से एक रहेगा जरूर ऑप्शन में, तो पीवाईक्यू इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा पारादीप पोर्ट है जो कि उड़ीसा में मिलता है। रेड सी को अच्छी द्रोणी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था निम्न में से किसको अच्छी द्रोणी कहते हैं, तो जो आपका रेड सी है लाल सागर उसको बोलते हैं। यूरोप की तेल राजधानी किसको कहते हैं, तो एबरडीन को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। फदेंडा क्या होता है, तो याद रखना ब्राजील में जो कहवा के बागान होते हैं, बड़े बड़े कॉफी के जो बड़े बड़े बागान होते हैं उसी को फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। फिर नहर कुछ दी गई और पूछा था कि ये नहर कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है जो लुडविग्स नहर है वो जर्मनी में स्थित है। खार्तूम जो शहर है, ठीक है, वो नील नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे कुछ शहर दिए गए हैं और पूछा है कहाँ पे स्थित है, तो जो लुडविग्स नहर है
वो जर्मनी में स्थित है, ये नहर है। खार्तूम शहर जो कि मिस्र का है और ये नील नदी के किनारे है। इसी तरह रोटरडम शहर ये राइन नदी के किनारे है और जो पेरिस शहर है वो सेन नदी के किनारे है। मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में कंप्लीट कराऊंगा, मतलब दुनिया के जितने भी शहर हैं किस किस नदी के किनारे स्थित हैं। और वो क्वेश्चन पूछता है यूरोप के जैसे शहर है तो वो पूछता है कि यूरोप के कौन से ऐसे 5 नगर राजधानियां हैं जो नदियों के किनारे स्थित है, डेन्यूब के किनारे स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन कि गोंडवाना की जो चट्टानें हैं, या एक तो याद रखना ये कोयले के लिए फेमस है और ये नवीनतम है, ये आपको याद रखना है। अभी मैं आगे इसी मतलब आपका पीवाईक्यू जब मैं बना रहा था तो उसमें मैंने लास्ट में लिखा है इस चीज़ को। एक क्वेश्चन पूछता है चट्टानों के मतलब बनने के क्रम से लेकर कौन सी नई है कौन सी पुरानी है, तो उसमें मैंने एक ट्रिक भी लिख दिया, आधा कोविगो एक ट्रिक है। तो मतलब आपको लिखा मिलेगा इसी नोट्स में, आपको लिखने की जरूरत है, मैं अभी आपको ऐसे ही बता देता हूँ। आधा कुविगो एक ये ट्रिक है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना, आ से आर्कियन, धा से धारवाड़, कु से कुडप्पा, वी से विंध्यन और गो से गोंडवाना। तो आप देख पा रहे हो ये इनका क्रम है, मतलब सबसे पुरानी कौन सी चट्टान है, आर्कियन, फिर है धारवाड़, फिर है आपका कुडप्पा, फिर है विंध्यन और गो से गोंडवाना, यानी कि गोंडवाना सबसे नई है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। तो गोंडवाना जो है वो नवीनतम है और एक कोयले के लिए फेमस है, ठीक। फिर यहाँ पे कुछ बांध हैं, तो वो किस नदी पे है ये आपको याद रखना है। तिलैया बांध बराकर नदी पे झारखंड में स्थित है। गांधी सागर डैम ये आपका चंबल नदी पे है। नागार्जुन जो सागर डैम है वो कृष्णा नदी पे है, ये कर्नाटक में, ये आपका एमपी में है, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा गया कि जो मैग्नीज के लिए क्या फेमस है, तो चित्रदुर्ग एक जगह है जो कि कर्नाटक में मिलती है, मैग्नीज के लिए फेमस है। नीलांग घाटी कहाँ मिलती है, यूके में पाई जाती है, उत्तराखंड में। इगारका, तो इगारका जो है रूस का एक स्थान है, ये मतलब ये सब रूस के लौह अयस्क क्षेत्र हैं। इसी तरह मोंटोवीडियो ये उरुग्वे में मिलता है, ये मतलब क्वेश्चन पूछा गया था मिलान करने को इस तरह के। इगारका जो है वो रूस का है और मोंटेवीडियो उरुग्वे में है। फिर यहाँ पे देखो आप जो लोकल विंड्स होती है वो क्वेश्चन पूछ लिया है, बार बार रिपीट होती है। अभी हमने आपको पढ़ाया था मिस्ट्रल कहाँ पे मिलती है, तो राइन घाटी में मिलती है जो कि फ्रांस में पाई जाती है। फॉन हवा कहाँ मिलती है, आल्प्स में जो कि स्विट्जरलैंड में है। बोरा हवा इटली में मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरा इटली में, फॉन आल्प्स पर्वत में स्विट्जरलैंड में, मिस्ट्रल राइन घाटी फ्रांस में और खमसिन जो है वो इजिप्ट में मिलती है, ठीक है। खमसिन कहाँ मिलती है, इजिप्ट में। तो मतलब पीवाईक्यू के थ्रू ही आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आपको पता चल जाएगा कैसे बार बार पूछता है। एक आपका इंडस्ट्रियल एरिया पे क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको कंप्लीट नोट्स दूंगा तो उसमें एक साथ सारी लिख दूंगा। अभी आप पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू से मतलब आपका बहुत, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको निगलेक्ट मत करें। जनरली हम लोग करते क्या है, जैसे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा प्रीलिम्स खासकर पास करने का, आप उसको फॉलो करना जो भी उस पर, तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। जनरली लोग गलतियां क्या करते हैं, जैसे अभी आपका लगभग 1 महीना एग्जाम का बचा है 12 अक्टूबर को, ठीक। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट में क्या करेंगे उनके नंबर, मतलब जनरली अब कुछ लोग अपवाद होते हैं उनकी अलग बात, मैं सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ। तो उनके टेस्ट में बहुत मतलब कम कम नंबर आते हैं, या फिर इतने कम आते हैं जितने में कट ऑफ पार नहीं होते, फिर उनका कॉन्फिडेंस लो होता है, ठीक है। और कट ऑफ कम आने का नंबर ये होता है, अपने को आप किसी की भी टेस्ट सीरीज उठाओ तो उसमें क्या होता है, पहली बात तो वो लोग पीवाईक्यू को फॉलो नहीं करते हैं, और मार्केट का खेल है चूंकि पूंजीवादी चीज़ें हैं, तो उसमें ज़्यादातर वो लोग टफ बनाते हैं। उसमें भी आपने एक चीज़ देखा होगा, जो उनकी करंट अफेयर्स होती है, भाई आप कितना भी पढ़ लो, कोई भी सोर्स उठा लो, ठीक है, आप किसी भी टेस्ट सीरीज के करंट अफेयर्स तो कर ही नहीं पाओगे। आपको लगा 25 क्वेश्चन वो देंगे, 30 क्वेश्चन देंगे, आपको उससे 4-5 से ज़्यादा आ नहीं रहे होते हैं, आपको लगेगा ये कौन सा करंट अफेयर किस दुनिया का पूछ लिया, तो आप 30-35 नंबर से तो वहीं से मात खा जाते हो। जबकि आप मेन जब एग्जाम देखोगे तो उसमें जो करंट अफेयर पूछी जाती है, आप अगर आराम से 2 बार 3 बार रिवाइज करके गए हो करंट अफेयर कहीं से भी, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी एक सोर्स, तो आप आराम से 25 में से 15 तक आपको आ रहे होते। बाद में कुछ में गेस करना होता है, उनके भी अपने तरीके हैं, गेस वगैरह कैसे करते हैं वो सब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे मतलब प्रीलिम्स पास करने के लिए क्या क्या चीज़ें टेक्निक अपनाई जाती हैं। तो इसलिए टेस्ट में नंबर कम आते हैं, ठीक है। बाकी और वो लोग चूंकि पीवाईक्यू के ट्रेंड को फॉलो नहीं करते क्वेश्चन बनाने में, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि नंबर कम आते, फिर आपका कॉन्फिडेंस कम होता है। और प्रीलिम्स मैं फिर कह रहा हूँ, प्रीलिम्स खासकर मेंस की तो बात अलग है, पर प्रीलिम्स जो है 10 से 15 नंबर या 10 ही नंबर आप मान लो, 10 मार्क्स का जो खेल है वो सिर्फ कॉन्फिडेंस का खेल है। आप कॉन्फिडेंस कम करके जाओगे, मैं हाई करके जाऊँगा, मेरे नंबर 10 आपको आपसे ज़्यादा आएंगे सिर्फ उसी ज्ञान पे, मतलब 1 भी % ज्ञान इधर उधर का नहीं है, तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सब कैसे डेवलप होगा, जैसे जैसे हमारी क्लास फर्दर होती जाएंगी, जैसे ये चीज़ें कंप्लीट होंगी, जैसे अभी आपका पॉलिटी और ये
साइंस कंप्लीट हुआ। ज्योग्राफी जो है वो ये चल रहा है अभी आपका, ये लगभग 17 तारीख तक मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको फिर हिस्ट्री कराऊंगा। तो हमारे मेजर जो 4 बड़े सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे वो हो जाएंगे। फिर 15 के तुरंत बाद मैं आपको करंट अफेयर्स देने लगूंगा। अभी मैंने आपको अपने जो डेडिकेटेड ग्रुप है उसमें मैं आपको 1000+ MCQ फॉर्म में करंट दे रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक वाइज। लेकिन उसमें अभी मैं क्या करूँगा, लगभग बहुत ज़्यादा नहीं, 10 पन्नों का मैं आपको हैंड रिटन नोट दूंगा। आप सिर्फ उस पन्नों को घोट देना। आप देखना 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 में से आपको 17-18 क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो सब आपको मिल जाएगा अच्छे से। और तो आपको क्या करना है, हाँ मैं टेस्ट बता रहा था। टेस्ट के बाद आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो आपको इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप PYQ करो। टेस्ट आप लगाओगे, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, एक तो टाइम बहुत जाता है। जितने में आप 4 टेस्ट के एक्सप्लेनेशन करोगे उसमें में आप ये PDF लोगे मेरा, और इस PDF से आप कंप्लीट PYQ पिछले 30-35 सालों का रिवाइज कर जाओगे। और यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 10+ एक्स्ट्रा नंबर लेकर के आओगे, ठीक है। चाहे इसका PYQ हो, चाहे मेरा साइंस वाला जो PYQ का मैंने नोट दिया चाहे वो हो, ठीक है। तो जनरली वही है, तैयारी में लोग बेसिक चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। और हम लोग क्या है, टेस्ट सीरीज का इतना हवा बना दिया गया है, हर वीडियो मिलती है यूट्यूब पे, ये है वो है, मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग को एक तरह से हाईजैक कर लिया गया है। ये सब पूरी तरह से पूंजीवादी तरह से चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं सर्विस सेक्टर, कोचिंग वगैरह में भी। तो वही सबका सब शिकार हो जाते हैं। फिर लास्ट में ये होता है कि 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, फिर प्रीलिम्स में ही होता है। जबकि जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, आप कभी भी उनसे बात करो, मैं खुद मतलब उसी का गवाह हूँ और खुद मैंने किया है। मतलब इवन बहुत टफ में, चाहे UPSC के हो, अभी 24 वाला जो 24 वाला जो भी आपका UPSC प्रीलिम्स हुआ वो भी मेरा निकला, बहुत आसानी से निकला। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ इधर उधर भटका नहीं। मैंने मतलब आप सोचो, मैंने मार्केट के टेस्ट भी नहीं लगाए थे। मैंने 1 आध टेस्ट लगाए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा मतलब टाइम मैनेजमेंट वगैरह चेक करना था। उसके अलावा मैंने सिर्फ PYQ को देखा, और अपने जो खुद के नोट्स वगैरह बनाता हूँ मैं, जो बेसिक जो मटेरियल है जो आप लोग को प्रोवाइड भी करता हूँ, जिन बेसिक किताबों से, NCERT हो गई, आपकी जो फंडामेंटल बुक्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उनसे ही जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वही सबको रिवाइज करा। कुछ नहीं किया, आराम से निकल जाते हैं। तो आपको भी ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी अगर आप हमारी इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो खैर आज बात ज़्यादा हो गई है ठीक है। खैर ये सब चीज़ें भी बतानी ज़रूरी है, इन सब पे हम बात करेंगे। जो लोग भी जुड़े हुए हैं, अभी मैं लाइव आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे ही हमारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, जब हम एक बार सारा सिलेबस रिवाइज कर लेंगे, 25 सितंबर तक मैं आपको कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करा दूंगा। मतलब ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री मैं आपको 5-6 दिन में करा के, फिर मैं आपको इकोनॉमिक्स के 3-4 वीडियोज़ में इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दूंगी, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर मैं आपको ये UP स्पेशल और आपका ये जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन होता है वो करा के, बाकी करंट अफेयर तो पैरेलल 15 के बाद चलना ही लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इन सब सारी चीज़ों पे बात करेंगे, कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, कैसे आपको मेन एग्जाम में कॉन्फिडेंस रखना, कैसे मतलब आप हर हाल में 90+ नंबर लेकर के आओ 150 में से, जो आपका UPPCS में कैसे भी कुछ पेपर आए आपका आराम से प्रीलिम्स निकलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब जानने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं उस पर हम फिर मतलब वही 25 के बाद मैं आपको क्या करूँगा, जूम सेशन लिया करूँगा, उसमें मैं 1 to 1 बात करूँगा उस पर, और सबसे मतलब बताऊंगा ये सब ट्रिक कैसे क्या होती है, तो आप अच्छे से निकाल पाओगे उन सब चीज़ों को। तो खैर ये सब बातचीत के बाद देखते हैं, ये कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो एक है किनकी। तो किनकी इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है, तो ये जापान में है। केंटन कहाँ पे मिलता है, चीन में। लॉरेन कहाँ है, फ्रांस में। और बेले हॉरिज़ॉन्टले ये आपका ब्राज़ील में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों आपको याद रखना। केंटन चीन में, लॉरेन फ्रांस में, किनकी जापान में, बेलेन हॉरिज़ॉन्टले ये आपका ब्राज़ील में है, ठीक है। नेक्स्ट है एक ये और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन सर्वाधिक कहाँ मिलता है, तो ये मध्य प्रदेश में मिलता है। राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी पे है। गोदावरी जो है नदी वो दक्षिण की गंगा कही जाती है, और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक है। माउंट कोटोपैक्सी जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा वोल्केनो है, ठीक है। मतलब हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ वर्ल्ड है, याद रखना है आपको। और ये किस देश में, इक्वाडोर पे। हमने अभी आपको ऊपर बताया भी था, ठीक है। तो माउंट कोटोपैक्सी जो है, सबसे पहले तो आपको याद रखना, ये एक वोल्केनियल जो है माउंटेन है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट है, इक्वाडोर में मिलता है। यहाँ पे मैंने माउंट मेरापी आपको बताना है कमेंट करके कहाँ पे है, मतलब पता ही है आपको, इंडोनेशिया में मिलता है। ये सब वोल्केनो के प्रकार हैं, ये आपको याद रखना। मतलब ये वोल्केनो वाले माउंटेन है, ठीक है, वोल्केनियन माउंटेन है। तो माउंट मेरापी कहाँ मिलता है, इंडोनेशिया में। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप में। माउंट कोलिमा मैक्सिको में। और माउंट सबनकाया आपका पेरू में मिलता है। तो ये चारों आपको याद रखना है,
ठीक है। नेक्स्ट है पर्ल ऑफ साइबेरिया, ये पूछा गया है कि ये किसको कहते हैं। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है वो बैकाल लेक को कहते हैं। ये दुनिया की सर्वाधिक गहरी झील है, आपको याद रखना है। वृक्षनुमा अपवाह तंत्र कौन सी नदियां हैं, तो क्वेश्चन ये था कि इनमें से मतलब वृक्षनुमा अपवाह तंत्र कौन सी नदियां हैं बनाती हैं। तो जो दक्षिण भारत की नदियां हैं आपकी, वो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं, ये आपको याद रखना है। वायुदाब जो है गर्मियों में कम हो जाता है, यानी कि जो जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा। कोच्चि और विशाखापत्तनम जो पोर्ट है वो प्राकृतिक पोर्ट है। इस तरह के क्वेश्चन खूब बनते हैं, प्राकृतिक पोर्ट, कृत्रिम पोर्ट, कौन सबसे पुराना, कौन सबसे गहरा। तो आपको दो याद रखना कि कोच्चि और विशाखापत्तनम प्राकृतिक है। वायरलेस कम्युनिकेशन आयन मंडल में होता है, जो आपका आयनोस्फीयर है वहाँ पे होता है, ठीक है, जो आपके पास बेतार संचार वगैरह होता है, ठीक है। बोलीविया जो है वो टिन के लिए फेमस है। ब्राजील लोहे के लिए फेमस है। मैक्सिको में चांदी खूब ज़्यादा मिलती है। पेरू में भी चांदी मिलती है। तो पेरू और मैक्सिको चांदी के लिए फेमस है, ठीक। नेक्स्ट है आपका ये कुछ एरिया है, ये भी आपका जो है कोयला अयस्क क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। तो कोल अयस्क क्षेत्र आपको याद रखना है। डोनेट्स कहाँ मिलता है, यूक्रेन में। कुजनेट्स रूस में। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, डोनेट्स रूस में, कुजनेट्स रूस सॉरी डोनेट्स यूक्रेन में और कुजनेट्स रूस में। लंकाशायर यूके में मिलता है, जो कि ब्रिटेन में है। और सार कहाँ पे, तो जर्मनी। तो जर्मनी में ये भी लौह कोयला अयस्क क्षेत्र है, ये जर्मनी का है। तो डोनेट्स, कुजनेट्स, लंकाशायर और सार ये कोयला अयस्क क्षेत्र हैं, यानी कि कोल और एरिया है। और ये इनके देश आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपका है आसवान बांध। तो आसवान बांध जो है ये नील नदी पे मिलता है और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब करीबा और आसवान बार बार घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर है पुलिकट लेक, ये कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना है तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पे स्थित है। जैविक मरुस्थल किसको बोलते हैं, तो जो हमारी दामोदर नदी है इसको जैविक मरुस्थल बोलते हैं, ठीक है। जो चेन्नई है याद रखिएगा, ये खुला सागर बंदरगाह है और ये कृत्रिम बंदरगाह है। अभी हमने ऊपर प्राकृतिक दो आपको बताया था, कौन सा, कोच्चि और विशाखापत्तनम। कोच्चि और विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, नेचुरल पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट जो है वो कृत्रिम है, ये आपको याद रखना है। और ये खुला सागर बंदरगाह है। तलचर जो है उड़ीसा में पड़ता है, ये कोयला के लिए फेमस है। जावर की खदानें जो है वो सीसा के लिए फेमस है, ये आपकी राजस्थान में पड़ती हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन हो गया। अब कल हम यहाँ से देखेंगे RLC से आगे के PYQ। तो ये हमारा लगभग आपका 34-35 पन्नों में PYQ मैंने बना दिया, और इसको आप पढ़ोगे तो मुश्किल से मतलब 1.5-2 घंटे में आप कंप्लीट PYQ पिछले 30 सालों के कर डालोगे। और ये आप बार बार इन फैक्ट्स को घोटते रहो, मैं गारंटी दे रहा हूँ यहीं से मतलब ज्योग्राफी के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। उसके बाद मैं आपको जो अपने नोट्स और प्रॉपर चीज़ें वो सब दूंगा, तो वहाँ से बात तो आप पूरे में पूरे कर ले जाओगे, ठीक है। तो इन सब नोट्स को जरूर देखना, जो हमारे डेडिकेटेड ग्रुप है उस पर आपको ये सब नोट्स वगैरह दे ही दिए जाएंगे। कल आपको ये नोट्स पूरी उस पर डाल दी जाएगी, ठीक है। आप लोग इसके रिवाइज कर लेना, और कल आपको इसकी दूसरी क्लास मिलेगी, परसों आपकी तीसरी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है कल ही मैं आपको दूसरी तीसरी भी कंप्लीट ये क्लास दे दूँ PYQ की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग कमेंट करें, जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी ग्रुप पे हमारे हैं नहीं हैं, जिनको सिर्फ नोट चाहिए अब क्योंकि टाइम कम बचा है, तो आप लोग अगर नोट्स लेना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स क्रिस्पी इसी तरह के, साइंस के, ज्योग्राफी के और हिस्ट्री वगैरह के, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं। उसका नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, तो आपको सब बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ ये हमारा PYQ का, ज्योग्राफी का PYQ कराने का ये मतलब ठीक लगा या नहीं है, जो भी आप अपना फीडबैक जरूर दो। थैंक यू सो मच।